ये आज तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? वो नीच आ गया है। वो आदित्य धनराज? तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ आया था वो। क्या? फिर? अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता था। तुमने उस पर हाथ तो नहीं उठाया ना? हाँ? मैं तो उसका खून कर देना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि राजवंश खानदान ने आज तक किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। इसलिए मैं उसे जान से तो नहीं मारूंगा, मगर जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी जिंदगी का एक एक पल मैं उस पे भारी कर दूंगा, एक एक पल। आदित्य धनराज, ये लड़ाई तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मेरी बहन ने अपनी जान दी थी। मेरे बाबा ने दम तोड़ दिया था। मां, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इंतकाम की आग उसी दिन से मेरे भीतर दहक रही है रेखा, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन वो यहां आया क्यों? रीमा से मिलने। क्या? और जब उसे पता चला कि हम पर कैसी कयामत टूट पड़ी है, उसने कुछ नहीं कहा? कहा वही सब कुछ जो एक गुनाहगार ऐसे मौकों पर कहा करता है, कि वो बेगुनाह है, वो रीमा से बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी का प्रपोजल लेकर आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। झूठ बोल रहा था वो अपने गुनाहों को शराफत की आड़ में छुपाना चाहता था, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो तो बहुत अमीर है, तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? करूंगा। मैं उसकी दौलत की ताकत को दौलत से ही खत्म कर दूंगा। मैं बोल रहा ना, मना करो ना, अंदर चलते जा रहे आप। कौन हो तुम? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? आज तो इस सुमेर राजवंश को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती मिसेस धनराज। फिर आपका ये दो पसली का वॉचमैन क्या रोकेगा? ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं कौन हूं ये पूछो अपने उस जलील बेटे से, जिसने मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे घुट घुट कर तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया। पूछो अपने उस बदचलन बेटे से कि उस मासूम लड़की और उसके बाप की मौत के लिए जिम्मेदार है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बनने की कोशिश मत करो मिसेस धनराज। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं रीमा की बात कर रहा हूं, रीमा विनायक की, जो कुछ महीने पहले आपके पास आपके उस नीच बेटे की हवस को अपनी कोख में छुपाए अपना हक मांगने के लिए आई थी। तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिसने मान मर्यादा नीति अनीति सब कुछ भुला दिया था और आई थी धनराज खानदान से अपना हक जताने? मिसेस धनराज, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं आपकी इस उम्र का लिहाज भी भूल जाऊंगा। और किस खानदान की बात कर रही हैं आप? उस खानदान की जिसने आदित्य जैसे आवारा, जलील और अय्याश बेटे को जन्म दिया। उस खानदान की बात कर रही हैं आप जिसने एक बेगुनाह और मासूम लड़की की हकीकत जानने तक की कोशिश नहीं की। और एहसान माना उस गैरतमंद लड़की का जिसने सबकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे डाली, वरना आपके इस ऊंचे खानदान की इज्जत अब तक खाक में मिल चुकी होती। Stop this nonsense! 2 टके का आदमी और हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है, और वो भी हमारे घर में। मिसेस धनराज, अभी तक आपने इस 2 टके के आदमी की हिम्मत और औकात देखी नहीं है।
जिस दिन ये 2 टके का आदमी आपको अपनी हिम्मत और औकात दिखा देगा ना, उस दिन आप और आपके उस जलील बेटे के लिए ये जमीन इतनी तंग पड़ जाएगी कि आप दोनों को सांस लेना भी मुश्किल होगा। बस करो, बहुत हो चुका। अब मैं समझी, तुम भी अपनी बहन की तरह हमें ब्लैकमेल करने आए हो। बताओ, कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? बोलो। कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी मिसेस धनराज, आपको और आपके उस जलील बेटे को, लेकिन मेरी बहन की तरह कट कट के, मर मर के जिंदगी भर, और आपकी तरह यूं किसी मरहूम की इज्जत के दाम लगाने की रवायत आपके ऊंचे खानदान में होगी, हमारे में नहीं। तुम्हारी ये शुक्र मनाओ कि मेरे संस्कार आपकी इस बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने की इजाजत नहीं देते। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको अपनी जिस हवेली पर इतना नाज है, एक दिन यही हवेली नीलामी पर चढ़ेगी और ये 2 टके का राजवंश आपको इसी हवेली में से उसी तरह धक्के मार मार कर बाहर निकालेगा जिस तरह से आपने मेरी बहन को निकाला था। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो आपको ये सब देखने के लिए सही सलामत और जिंदा रखे। अब आप ही बताइए लाला जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे तो होनी को कौन टाल सकता है ना, लेकिन कसूर तुम्हारा है, और वो ये है कि तुमने उस लड़की का मुझसे जिक्र तक नहीं किया। वो एक शरीफ घर की लड़की थी। उसके पिता विनायक शंकर ने हमारी पहली फैक्ट्री का शेड बनाया था। अब तो बेचारे वो भी चल बसे। जहां भी उसकी मर्जी होती, मैं उसकी शादी वही कर देती, लेकिन ये बात तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मेरी बहू शादी के पहले का बच्चा मेरे घर में ले आए। अब भी नहीं सोच सकती मैं ये बात। वक्त बदल गया है अनु। हाँ लाला जी, वाकई वक्त बदल गया है। नहीं तो मेरा बेटा यूं मुझसे मुंह न मोड़ लेता। आज नहीं तो कल तुम दोनों के बीच की दरार भर जाएगी। समय बड़ा बलवान होता है ना। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखो, इस अटैक से तो तुम बाहर आ गई हो, लेकिन ईश्वर न करे फिर से। अब देखो ना, आदित्य भी कितना परेशान रहता है। नई फैक्ट्री का काम शुरू हो चुका है, लेकिन वो उसमें दिलचस्पी ही नहीं ले रहा। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा, लेकिन फिर भी सालों में बनाई ये इमारत कहीं ढह न जाए, इस डर से हर बार कमर कस के खड़ा हो जाता हूं। ये लोग दफ्तर से बार बार टेलीफोन करके मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? चेयरमैन आप हैं, मैं नहीं हूं। इन्होंने दवा खाई? शायद नहीं भाई, पिछले आधे घंटे से तो मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने तो नहीं खाई। लाला जी, मुझे दफ्तर जाना होगा। प्लान में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको शाम को मिलूंगा। देखा लाला जी, बात तक नहीं की, हाल भी नहीं पूछा, जैसे मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती।
से अच्छा था कि मैं मर ही जाती। सब ठीक हो जाएगा अनु। अगर तुम उसकी कुछ न होती तो वो तुम्हारी चिंता क्यों करता? क्यों पूछता कि तुमने दवाई खाई है नहीं? कितना शांत हुआ करता था ये लड़का, अब बात बात पे छिड़ने लगा है। अच्छा अनु, मुझे भी दफ्तर जाना है और मुझे डर है कि कहीं वो आर्किटेक्ट से ही न झगड़ बैठे। मेम साहब, मनमोहन चाचा का कमरा अंदर से बंद है। मैं काफी देर से खटखटा रहा हूं मगर कोई जवाब ही नहीं देता। अरे तो आवाज दो, दरवाजा पीटो। दूध पड़ा सो रहा होगा कम वक्त। ये मनमोहन रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। अच्छा चलो मैं चलता हूं। मनमोहन जी दरवाजा खोलिए। मनमोहन, मनमोहन दरवाजा खोलो। ये क्या नाटक है मनमोहन? देखो अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। चलो तुम जोर लगा, चलो और जोर लगा। भाग गया कम वक्त, लेकिन क्यों भाग गया? कोई वजह तो होगी इसकी।